हेलो स्टूडेंट्स। हम आज हम फिर दुर्खिम के आ, समाजशास्त्री पद्धति के नियम, ठीक है, ये जो पुस्तक है और इसके साथ हम सामाजिक तथ्य की जो उनकी अवधारणा है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्री पद्धति के नियम जो पुस्तक है वो 1895 में प्रकाशित हुई और इसमें 6 अध्याय थे। और आपको जो सिद्धांत उनका पढ़ना है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा और समाजशास्त्री पद्धति के नियम क्या हैं, तो ये सब कुछ विवेचन उन्होंने अपनी इसी पुस्तक में किया है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये 6 अध्याय क्या हैं और फिर हम देखेंगे कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा और समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में उनके विचार और इसके बाद सामाजिक तथ्य की विशेषताएं। तो दुर्खिम ने ये जो अपनी पुस्तक है इसमें इसको 6 भागों में या 6 चैप्टर्स इसमें हैं। सबसे पहला जो उनका अध्याय है इस पुस्तक में वो है सामाजिक तथ्य की अवधारणा और समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में उन्होंने लिखा है और इसमें उन्होंने सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं बताई है। दूसरा जो अध्याय है उसमें उन्होंने बताया है कि सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम क्या होंगे। चूँकि अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये पद्धति है समाजशास्त्र की पद्धति, कि समाजशास्त्र में किस प्रकार से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाए, उसका तरीका क्या होगा और उसके नियम क्या होंगे। तो दूसरे अध्याय में उन्होंने अवलोकन के नियम बताए हैं। तीसरे अध्याय में उन्होंने बताया है कि सामान्य और व्याधिकीय तथ्य हम किसे कहेंगे, ठीक है, उसकी परिभाषा दी है। चौथे अध्याय में उन्होंने बताया है कि सामाजिक तथ्यों के वर्गीकरण के आधार क्या होंगे और उसके नियम क्या होंगे। और उसके बाद जो 5th अध्याय है उसमें उन्होंने दिया है सामाजिक तथ्यों की व्याख्या किस तरह से की जाएगी, तो सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम। और अंतिम उन्होंने दिया है कि समाजशास्त्र में हम किस तरह से सामान्यीकरण करेंगे और सिद्धांतों का निर्माण करेंगे। तो ये कुल 6 अध्याय उन्होंने लिखे हैं इस पुस्तक में और पूरे समाजशास्त्री पद्धति शास्त्र को उन्होंने परिभाषित किया और उसके नियम निश्चित किए हैं। अब हम देखते हैं इसका जो सबसे पहला चैप्टर है कि सामाजिक तथ्य की अवधारणा और समाजशास्त्र की विषय वस्तु। तो देखिए, कोई भी जो थिंकर है उसकी 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण होती है कि वो विषय वस्तु किसे मानता है और किस तरह से अध्ययन करना चाहिए, इसका पद्धति शास्त्र बताता है। तो इस पुस्तक में दुर्खिम ने दोनों सवालों का जवाब दिया है, यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या होगी और समाजशास्त्र में किस तरह से अध्ययन किया जाएगा। तो ये जो 2 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर उन्होंने देने की कोशिश की। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा, यानी समाजशास्त्र की विषय वस्तु दुर्खिम के अनुसार क्या होगी, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा, ये ध्यान में रखिए। अब इन तथ्यों का अध्ययन करने का तरीका क्या होगा वो उन्होंने फिर बाद में पूरा पद्धति शास्त्र उन्होंने दिया है कि प्रत्यक्षवादी पद्धति से तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा। और प्रत्यक्षवादी पद्धति क्या है, वो पद्धति जो निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन और प्रमाणों में के आधार पर सिद्धांत निर्माण करती है, वो पद्धति जो कि प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति है, ठीक है। तो नेचुरल साइंसेस की जो पद्धति है उस पद्धति को इन्होंने समाजशास्त्र पर लागू किया, इसलिए इनकी पद्धति को प्रत्यक्षवादी पद्धति भी कहते हैं। कॉम्टे की पद्धति और दुर्खिम की पद्धति समान है। अब हम देखते हैं कि जब दुर्खिम कहते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा, तो वे सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से भी, कंपटीशन में जो भी लोग भाग ले रहे हैं तो उनके लिए भी। तो दुर्खिम सबसे पहले ये कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के समान समझना चाहिए।
सामाजिक तथ्य ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिन्हें बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, ये वस्तु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में पूरी प्रत्यक्षवादी पद्धति का सार छुपा हुआ है। वस्तु और विषय, जब हम कहते हैं कि कोई तथ्य वस्तु है, इसका मतलब उसकी विशेषताएं बिल्कुल निश्चित, दिखने योग्य, अवलोकनीय होती है। तो दुर्खिम कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य हैं वो ऐसे तथ्य हैं, समाज की ऐसी बातें, समाज के ऐसे तत्व जिसको कि हम किसी ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं, जिसका स्वरूप हम देख सकते हैं, जिसका स्वरूप बिल्कुल निश्चित है। तो ऐसे जो तथ्य हैं वो सारे समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। तो हमें उसको एक थिंग के रूप में, एक वस्तु के रूप में देखना चाहिए। एक ऐसी वस्तु जिसको केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। फिर वो लिखते हैं, सामाजिक तथ्य ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल निर्भर नहीं है। तो दुर्खिम कहते हैं कि जो मनुष्य से स्वतंत्र है, ऐसे जो भी तथ्य हैं वो सभी सामाजिक तथ्य हैं। एक डेफिनेशन उनकी हम देखते हैं, वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार, अनुभव या क्रिया करने का वह तरीका है जिसका निरीक्षण वस्तुनिष्ठ रूप में संभव है और जो व्यक्ति को एक विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। इसमें 3-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या कहते हैं कि सामाजिक तथ्य क्या है? व्यवहार करने के, विचार करने के, अनुभव करने के और क्रिया करने के ऐसे तरीके हैं जिनको हम वस्तु की तरह देख सकते हैं, जिनका निरीक्षण किया जा सकता है। तो वस्तु की तरह यानी जिनकी विशेषताएं बिल्कुल बाहर है। और बाहर किससे है? मनुष्य से बाहर है, मनुष्य से ऊपर है, जो व्यक्ति को एक विशिष्ट ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करते हैं। ये बाध्यता बहुत बड़ी विशेषता है सामाजिक तथ्य की। और वस्तुनिष्ठ रूप में इसका मतलब बाह्यता। आगे अभी हम लोग देखते हैं सामाजिक तथ्य की विशेषताओं के बारे में दुर्खिम क्या कहते हैं। तो दुर्खिम कहते हैं सामाजिक तथ्यों की विशेषताएं। वो कहते हैं सबसे पहली बात कि जो भी हमारे समाज में व्यक्ति जो भी व्यवहार करते हैं, कार्य करते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं, उसके जितने भी तरीके हैं वो सभी तरीके अगर समाज में व्याप्त हैं तो वे तरीके सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आएंगे। हमारे जो शिष्टाचार के तरीके हैं, हमारे जो बोलने के तरीके यानी हमारी भाषा, हमारे मकान बनाने के तरीके, एक विशिष्ट ढंग से सोचने के तरीके, अनुभव करने के तरीके, वो सारे ही सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आएंगे। दूसरी बात वो कहते हैं बाह्यता। वो कहते हैं कि जो भी सामाजिक तथ्य होगा वो बाह्य होगा। अब बाह्य का मतलब क्या है? और उन्होंने कहा है कि वो एक वस्तु होगा। तो बाह्य का मतलब है, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि दुर्खिम ने, जब हमने इसके पहले देखा था, उन्होंने मनोविज्ञान से समाजशास्त्र को अलग किया। तो इसके साथ साथ उन्होंने एक काम किया कि व्यक्तिगत चेतना से सामाजिक चेतना को अलग किया। दुर्खिम कहते हैं यहाँ पर एक कंसेप्ट उनकी ध्यान में आपको रखनी है कि एक तो होती है व्यक्तिगत चेतना और दूसरी होती है सामूहिक चेतना। दुर्खिम कहते हैं कि समाज में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन एक व्यक्ति क्या सोचता है, एक व्यक्ति काम किस तरह से करता है, एक व्यक्ति का अनुभव करने का तरीका क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। अगर जब तक कि बहुत सारे व्यक्ति, समाज के अधिकांश व्यक्ति मिल करके एक जैसा व्यवहार करते हैं, एक तरह से कार्य करते हैं, तो वो किसी व्यक्ति विशेष का तरीका न रह करके और पूरे समाज का तरीका बन जाता है। जैसे एक अच्छा सा उदाहरण आप ले सकते हैं सामाजिक तथ्य का, जिसमें आपको बाह्यता की विशेषता और भी अन्य विशेषताएं स्पष्ट समझ में आ जाएंगी। आप देखेंगे कि जो भी समाज होते हैं उन सभी समाजों की कोई न कोई संस्कृति होती, और संस्कृति में हम एक एलिमेंट लेते हैं लैंग्वेज, भाषा। तो हर समाज या समूह या समुदाय की एक लैंग्वेज होती है, भाषा होती है,
और उस भाषा का प्रयोग हम उस समूह के सदस्य करते हैं। अब कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि ये भाषा उसने बनाई है। वो जो भाषा है वो व्यक्ति से स्वतंत्र है, उसका एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वस्तु की तरह आप उस भाषा को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और वो जो कम्युनिकेट करती है भाषा के माध्यम से, जो बात हम कहते हैं, जो अर्थ निकालते हैं, वो भी सामूहिक होते हैं। हर व्यक्ति उसका वही अर्थ निकालता है जो दूसरा व्यक्ति कहता है। तो जो शब्दों का प्रयोग है भाषा में, जो हम ध्वनि निकालते हैं, जो हम प्रतीक उपयोग में लेते हैं, तो पूरी भाषा की जो संरचना है वो संरचना सामाजिक होती है। और बाह्यता का आप देखेंगे अर्थ कि एक बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसको पता नहीं होता है कि उसको कौन सी भाषा बोलनी है, लेकिन जब वो पैदा होता है उसके बाद में समाज या परिवार भी समाज का ही एक रूप है, तो उसको जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो उसके पैदा होने से पहले ही समाज में विद्यमान है। यानी वो उसकी चेतना से स्वतंत्र पहले से ही एक तथ्य के रूप में समाज में विद्यमान है। तो जब भी उस बच्चे का सामाजिकरण होता है, उसको समाज में किस तरह से भूमिकाएं निभानी, उसको किस तरह से व्यवहार करना, तो उसको जो तरीके सिखाए जाते हैं वो सारे तरीके उसकी चेतना से स्वतंत्र उस समुदाय में पहले से ही विद्यमान है। तो दुर्खिम कहता है कि ऐसे सारे तरीके जो कि व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र समाज में विद्यमान हैं, वो सारे तरीके सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आएंगे। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये बाह्य हैं, जिनको हम बिल्कुल वस्तु की तरह स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि इनका एक बाध्यतामूलक असर होता है। दुर्खिम कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य होंगे वो व्यक्तियों पर, समाज के सदस्यों पर एक बाध्यतामूलक प्रभाव डालते हैं। बाध्यतामूलक का मतलब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम जिस तरह से जीवन जीते हैं तो वो हमारी आदत में आ जाता है, लेकिन और हमें उसमें कुछ विचित्र नहीं लगता। लेकिन जब हम कभी उन तरीकों का जो कि समाज द्वारा स्वीकृत हैं उनका उल्लंघन करते हैं, तो जो प्रतिक्रियाएं आती है उसकी हम कल्पना करते हैं और हमें लगता है कि नहीं नहीं हम गलत कर रहे हैं। अब जैसे छोटा सा उदाहरण लें ड्रेस का, कि आपने देखा होगा कि समाज में लड़कों की ड्रेस अलग होती है, लड़कियों की ड्रेस अलग होती है। विवाह के समय पहने जाने वाले कपड़े अलग होते हैं, मृत्यु के समय पहने जाने वाले कपड़े अलग होते हैं। तो ये सब क्या है? ये व्यवहार करने के तरीके ही हैं कि किस समय किस अवसर पर किस तरह के कलर, किस तरह के वस्त्र कौन व्यक्ति पहनेगा, ये सारा समाज द्वारा निर्धारित है। अगर हिंदू परिवार में कोई शादी हो रही और कोई सफ़ेद जो दुल्हन है वो सफ़ेद कपड़े पहनकर चली जाए तो आप सोचिए क्या होगा? हम बनाते ही नहीं। हम कभी आपने देखा कि दुल्हन सफ़ेद कपड़े पहन के जा रही है? तो उस समय हम हमेशा जब भी उसके लिए वस्त्र चुनते हैं तब हम कुछ कलर फिक्स हैं कि लाल रंग है या गुलाबी रंग है, इस तरह के वस्त्र ही चुनते हैं। ये क्या है कि इस जो व्यवहार करने के तरीके, विवाह के समय जो भी रीति रिवाज है वो बिल्कुल निश्चित हैं और पोशाक के भी निर्धारित नियम हैं और जितने भी लोग हैं वो उन नियमों का पालन करते हैं। तो दुर्खिम कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य हैं, ये सामाजिक तथ्य व्यक्ति की चेतना से बाहर होते हैं और इनकी बाध्यता का पता तब चलता है जब हम समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का उल्लंघन करते हैं। उल्लंघन करने पर ही पता चलता है, उससे थोड़ा डेविएशन होता, विचलन हुआ या जो रास्ता समाज ने बता रखा है उससे थोड़ा सा अलग चले और पता चलेगा नहीं 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 ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे तो या तो समाज में बात होगी, आलोचना की जाएगी, निंदा की जाएगी, उंगली उठाई जाएगी, या अगर बहुत अधिक विचलन है तो शायद कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो जो तथ्य हैं वो बाह्य होते हैं चेतना से, व्यक्तिगत चेतना से। दूसरा, उनका बाध्यतामूलक प्रभाव पड़ता है। तो ये दो विशेषताएं सबसे महत्वपूर्ण हैं, बाह्यता और बाध्यता। इनको ध्यान में रखिए। फिर हम नेक्स्ट जो विशेषता लेते हैं कि इनकी उत्पत्ति सामाजिक है। दुर्खिम ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वो कहता है कि जो भी सामूहिक तथ्य होते हैं, सामाजिक तथ्य होते हैं, वो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उसने एक अवधारणा यूज़ की है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामूहिक प्रतिनिधान। वो सामूहिक प्रतिनिधान का मतलब ये कि कई व्यक्तियों की चेतना
के मिलने से एक सामूहिक चेतना बनती है और उस सामूहिक चेतना में सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व होता है। और वो जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो बनी है, सामूहिक चेतना बनी है, वो उन सभी व्यक्तियों की चेतना से मिलकर बनी। लेकिन उसके बाद जब वो सभी व्यक्तियों की चेतना से मिल करके एक नई चेतना, सामूहिक चेतना बनती है, तो वो फिर व्यक्ति से स्वतंत्र हो जाती है और उसका एक नया स्वरूप हो जाता है। जैसे हम बगीचे में से कई तरह के फूल इकट्ठे करते हैं, तो उन फूलों को जब इकट्ठा करके हम एक गुलदस्ता बना लेते हैं, तो फिर ये बात तो सही है कि उसमें कई तरह के फूल हैं, लेकिन वो कई तरह के फूल अकेले नहीं हैं। अब वो जब साथ हो जाते हैं तो एक नया गुलदस्ता, एक नई पहचान, एक नई वस्तु बन जाती है। तो इसी तरह से दुर्खिम ये कहते हैं कि जो सामाजिक तथ्य हैं गुलदस्ते की तरह हैं, वो सामूहिक प्रतिनिधान है, वो सामूहिक चेतना है और इसलिए सभी व्यक्तियों के तत्व उसमें आ जाते हैं। इसलिए इसकी उत्पत्ति हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक तथ्य हैं उनकी उत्पत्ति सामाजिक होती है। फिर तथ्य सीखे जाते हैं। भी मैंने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसकी पूरी जो सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, उसमें हम क्या करते हैं, उसको समाज के बारे में सिखाते हैं, उसकी भूमिकाएं क्या है, व्यवहार के तरीके क्या हैं, ये सब कुछ उसको सिखाया जाता है। और ऐसा सिर्फ किसी एक समाज में नहीं होता है, जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ वहाँ पर आपको इस तरह के व्यवहार करने के तरीके ज़रूर मिलेंगे। इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। और अंतिम विशेषता हम कह सकते हैं कि अधिवैयक्तिक, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी। अधिवैयक्तिक का मतलब व्यक्ति से ऊपर, सुपर इंडिविजुअल। एक व्यक्ति की चेतना सामाजिक तथ्य नहीं है, अपितु समूह के या समाज के व्यक्तियों से मिलकर बनने वाली जो चेतना है वो समूह का प्रतिनिधित्व करती है, और वो समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले जो तरीके हैं वही सामाजिक तरीके हैं, और उसी को दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य कहा है। तो बहुत संक्षेप में हमने देखा कि सामाजिक तथ्य क्या है और सामाजिक तथ्य की विशेषता क्या है, और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये कि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए हम इसको बाह्य कहते हैं। और फिर इसका बाध्यतामूलक प्रभाव होता है, इसका उल्लंघन करने पर ही इनकी शक्ति का पता चलता है, इसलिए पूरे समूह में ये व्याप्त होते हैं, तो इसको हम कहते हैं बाध्यता। तो बाह्यता और बाध्यता ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं सामाजिक तथ्य की।